हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की हम इस वीडियो में करेंगे हिंदी ग्रामर का चैप्टर समास। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रही है समास की परिभाषा। तो क्या है इसकी परिभाषा? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द की रचना की जाती है तो उस रचना की विधि को हम समास कहते हैं। तो होप्स आप ये समझ गए होंगे। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा कि जो समास शब्द बना है वो कैसे बना है। तो संस्कृत धातु अस का मतलब क्या है? संक्षेप करना। में सम उपसर्ग मतलब अस के आगे सम जोड़ के सम अस और ऐसे जोड़ के जो शब्द बना है वो क्या बना है? हमारा समास। तो समास शब्द की रचना संस्कृत धातु अस से हुई है और इसका मतलब भी आपको पता चल गया है कि संक्षेप करना। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब जब हम इसको अस और सम और अस को हम जोड़ेंगे तो समास शब्द बना। और इस समास शब्द का अर्थ क्या होता है हमने अभी परिभाषा पढ़ी है और अब हम इसका अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ है समाहार्य मिलाप, मतलब जोड़ना। मिलाप मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब आगे क्या लिखा है कि समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। इस लाइन में आपको यही बताया गया है कि समास का वास्तविक अर्थ संक्षेपीकरण हुआ। तो मतलब समास का अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण क्या होता है? छोटा करना। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि संक्षेपीकरण, संक्षेप तो आपको पता ही है शब्द। संक्षेप मतलब छोटा। तो वही है कि जो संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण मतलब छोटे करने की विधि। तो शब्दों को छोटा करने की विधि। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि चंद्र के समान मुख को हम चंद्रमुख भी कह सकते हैं। तब देखिए ये बहुत सारे शब्द है। चंद्र के समान मुख, हमने इसको छोटा कर, हमने इसको संक्षेप करके क्या लिखा? सिर्फ चंद्रमुख। तो यही होता है समास करना, मतलब कि संक्षेपीकरण करना। अब क्या बताया गया है? समास रचना में दो शब्द पद होते हैं। जब हम समास की रचना करते हैं मतलब ज़्यादा शब्दों से एक शब्द बनाते हैं तो इसमें दो शब्द पद होते हैं। पहले पद पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद उत्तर पद, तथा इन दोनों के समास से बना गया नया शब्द समस्त पद है। जैसे अब देखिए पहला पद है और ये उत्तर पद है। इन दोनों को जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद। तो पूर्व पद मतलब पहला पद, पूर्व मतलब पहला और उत्तर मतलब बाद वाला। तो पहला शब्द जैसे एग्जाम्पल दिए, दश प्लस आनंद। तो दश है हमारा पूर्व पद और आनंद है हमारा उत्तर पद, और इन दोनों को जोड़ने से क्या बना? समस्त पद बना हमारा क्या? दश आनंद। तो पूर्व पद और उत्तर पद होप्स आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको समास विग्रह बताने से पहले समस्त पद को और बताने के लिए एक और स्क्रीन शो करता हूँ। तो चलिए वो स्क्रीन देखते हैं। तो देखिए आपको चित्रों के नीचे दिए गए शब्द को पढ़िए और समझिए। तो देखिए पहला चित्र किसका है? रसोई घर का। रसोई घर क्या होता है? किचन। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं का समूह। अभी हम आगे देखेंगे। और नीलकंठ। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे? रसोई घर को रसोई के लिए घर होता है। वैसे रसोई घर का मतलब क्या होता है? रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर को हम ना बोलकर अगर हमने रसोई घर बोला तो यहाँ क्या हुआ? समास हुआ।
ऐसे तीन भुजाओं का समूह ना बोलकर हमने इसको त्रिभुज बोला तो यहाँ भी समास हुआ। और नीला है कंठ जिसको हमने ना बोलकर नीलकंठ सीधा बोल दिया, तो ये भी हमारा समास करना हुआ। तो इसी प्रक्रिया को हमने कौन नाम दिया है कि अनेक शब्दों के योग से बने ये शब्द समासिक शब्द या समासपद कहलाते हैं। जो आपने अभी देखे ये सब समासपद कहलाते हैं, मतलब ये कई सारे शब्दों के योग से बने हैं, तो ये समासपद कहलाते हैं। तो चलिए अब हम अपना समास विग्रह देखते हैं दोबारा से। हाँ, तो देखिए समास विग्रह को। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मतलब क्या है कि जब समस्त पद, जैसे कि हमने ये पढ़ा था अभी समस्त पद की दशानन बना, तो अगर हम इसके सारे पदों को अलग अलग करके लिख दें तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह। अभी हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे हमने समस्त पद को समस्त पद से समास विग्रह करा। पहले हम यहाँ पे जो गिवन एग्जाम्पल है वो देखते हैं। जैसे सीताराम, ये भी एक समास का भेद होता है जिसमें सीता / राम ये होता है। और अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो वो क्या होगा, सीता और राम। तो चलिए एक कुछ इजी एग्जाम्पल से इसे समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो समास विग्रह की डिफाइन आपको होप से समझ आ गई होगी कि जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। तो अब चलिए इसी समास विग्रह के कुछ और हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, जैसे समस्त पद है कि शताब्दी, तो अगर हम इसके सभी पदों को अलग अलग करके लिख दें कि 100 वर्षों का समूह, तो ये क्या हो गया, समास विग्रह। ऐसे ही देशभक्ति है, तो अगर देशभक्ति को हम सभी पदों को अलग अलग कर दें या फिर इसको ओपन करके लिख दे तो वो क्या बनेगा, देश के लिए भक्ति। ऐसे ही दशानन है कि 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये भी हो गया समास विग्रह करना। तो इसी तरीके से समास विग्रह किया जाता है। तो होप्स आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा और आप इजीली इसको समास विग्रह कर भी पाएंगे, क्योंकि शताब्दी शब्द का आपको एक तो अर्थ पता होना चाहिए अच्छे से कि शताब्दी क्या होता है। अगर आपको शताब्दी का अर्थ पता है तो आप उसका समास विग्रह भी आसानी से कर लेंगे। अब जैसे देशभक्ति है तो इसको कोई भी बता सकता है कि देश के लिए भक्ति, वही इन सारे शब्दों को ना बोलकर हमने क्या शब्द बना लिया, देशभक्ति। तो यही है कि समस्त पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा संधि और समास में अंतर। तो चलिए देखते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो स्क्रीन पे लिखा है वो तो आप पढ़िए ही, साथ ही साथ मैं आपको और भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे लिखा है आप वो अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके सबसे पहले पढ़िए, देन मैं आपको समझाता हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप कीजिए और फिर पढ़ लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं। संधि और समास परस्पर मिलती जुलती प्रक्रियाएं लगती हैं, लेकिन संधि में शब्दों का मेल होता है जबकि समास में पदों का। परंपरागत संधि के स्थल प्राय निश्चित है, अर्थात संधि में जिन दो शब्दों का योग होता है उनमें पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन होता है। समास में आवश्यक नहीं कि जिन पदों का समाहार हो उनमें ध्वनिगत विकार भी लक्षित हो। जैसे विद्या के लिए आलय से विद्यालय, समास बनाने में विद्या तथा आलय में कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ, केवल इनके बीच प्रयुक्त प्रसंग के लिए का लोप हुआ। समास रचना में भी कहीं कहीं ध्वनि परिवर्तन होता है, किंतु उसका स्थल संधि की भांति सीमित या निश्चित ना होकर उससे व्यापक होता है, अर्थात उसमें ध्वनि
परिवर्तन संधि स्थल से परे पहले शब्द की आरंभिक ध्वनि में भी हो सकता है, जैसे घोड़ों की दौड़ से घोड़दौड़। समास बनाने में पूर्व पद घोड़ों का अत्यंत और तो लुप्त हुआ ही, साथ ही उसका आरंभिक वर्ण दीर्घ से ह्रस्व हो गया। संधि और समास में अर्थ के स्तर पर एक मुख्य अंतर यह है कि संधि में जिन शब्दों का योग रहता है उनका मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होता। जैसे विद्यालय में विद्या और आलय दोनों शब्दों का मूल अर्थ सुरक्षित है, जबकि समास में बने शब्दों का मूल अर्थ सुरक्षित रह भी सकता है, जैसे देशभक्ति, सेनापति, और नहीं भी, जैसे जलपान। जलपान का अर्थ जल का पान नहीं, अपितु नाश्ता, चाय आदि है। ऐसी ही जलवायु, हथकड़ी, काला पानी, आबो हवा पदों का मूल अर्थ बदल गया है। तो होप सब आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और यहाँ मैंने आपके लिए उदाहरण भी दिए हैं, आप इन दो उदाहरणों को भी ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं समास के भेदों की तरफ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे समास के भेद। तो समास के कुल 6 भेद हैं। पहला क्या है? तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययीभाव समास, और पांचवा द्वंद्व समास, और 6th एंड लास्ट बहुव्रीहि समास। तो चलिए अब इन सब को एक एक करके हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको पहला भेद दिख रहा होगा, तत्पुरुष समास। तो क्या बताया गया है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर कर्ता और संबोध कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक के प्रसर्ग कारक चिन्ह आते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। तो क्या बोल रहे हैं कि समस्त पद बनाते समय बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे गुरु दक्षिणा का विग्रह है गुरु के लिए दक्षिणा। समस्त पद बनाने पर गुरु दक्षिणा के लिए विभक्ति का लोप हो गया। तो ये इस तरीके से रचित होते हैं। तो अब इस तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। 6 नहीं 7 होते हैं एक्चुअली में। अब आप 7 भेद पढ़ेंगे। अगर आपकी बुक में 6 है तो आप 6 के अकॉर्डिंग कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से आपको पूरे 7 पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई स्टैंडर्ड में हैं तो आपको 7 पढ़ने ही पड़ेंगे, और आप अगर अभी छोटी क्लास में हैं तो आपकी बुक में 6 होंगे। तो चलिए अब इन सबको एक के बाद एक पढ़ते हैं। तो पहला क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। तो यहाँ क्या होता है? जहाँ कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो। जैसे इसमें क्या होता है कि यहाँ को विभक्ति जो होती है ना कारक में, कर्म कारक में जो को विभक्ति होती है, जहाँ को विभक्ति का लोप हो समस्त पद बनाते समय, तो उस समास को हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सर्वप्रिय। तो मान लीजिए आपको ऐसे दिख गया है कि सबको प्रिय। तो अगर हम इसका समस्त पद बनाए तो यहाँ को विभक्ति का लोप हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? सिर्फ ये किसकी रचना से बनेगा? सब प्लस प्रिय। तो क्या होगा? सर्वप्रिय। तो जहाँ जहाँ देखिए इन सब में को विभक्ति का लोप हो रहा है, जहाँ जहाँ यहाँ को दिया हुआ है। ऐसे सुख प्राप्त में सुख को प्राप्त होगा तो यहाँ को विभक्ति का लोप होगा। ऐसे ही शरण को आगत, तो यहाँ को विभक्ति का लोप हो, और ये क्या बना? शरणागत। तो इसी तरीके से इस कर्म तत्पुरुष समास में लोप होता है।
अब हम अपनी अगली तत्पुरुष समास के भेद को देखते हैं। अब अगला क्या है? करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक की विभक्ति से का लोप हो। आपने पढ़ा ही होगा कि कर्म को करण से और ऐसे जो जितने भी ये सारे होते हैं, मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर और एक और होता है वहाँ जिसमें ही अरे वाला होता है, तो वो इसमें नहीं है आपका तत्पुरुष का भेद, मगर जैसे जैसे ही कारक में होते हैं इनके भेद, तो इसमें जो इनमें आते हैं कि से के लिए से, काके की रारे री में पर, तो इन सब का इसमें लोप होता जाता है। तो इसी तरीके से इनको बांट भी दिया गया है कि जिसमें जिसका लोप हो वही उसी तत्पुरुष समास का भेद हो जाएगा। अब जैसे करण से होता है, तो जहाँ भी आपको यहाँ पे से विभक्ति का लोप होता हुआ दिखे, तो वहाँ क्या होगा? करण तत्पुरुष समास। जैसे शोक से आकुल, तो यहाँ से का लोप होगा और क्या बना? शोकाकुल। तो यहाँ शोक प्लस आकुल से ये समस्तपद बना है और से विभक्ति का लोप हो गया। तो इसी तरीके से सारे होते हैं। यहाँ इसमें द्वारा भी आ सकता है कि तुलसी द्वारा कृत, तो तुलसी कृत, तो द्वारा को अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर द्वारा भी आपको कहीं दिखे कि जैसे हस्त द्वारा लिखित, तो हस्त लिखित, तो यहाँ द्वारा भी आपको जहाँ दिखे वहाँ भी कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास। तो चलिए अब हम अपनी अगली विभक्ति की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो। अब संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? के लिए। तो जहाँ के लिए का लोप हो रहा हो, जैसे रसोई के लिए घर, तो क्या बना? रसोई घर। तो यहाँ के लिए का लोप हो गया और रसोई प्लस घर को मिलाकर हमने क्या समस्तपद बनाया? रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ भी के लिए का लोप हो गया, हाथ प्लस कड़ी इक्वल्स टू हथकड़ी। तो इसी तरीके से जहाँ इस तरीके का हो तो वहाँ कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष। तो अब चलिए हम आपादान तत्पुरुष देखते हैं। आपादान तत्पुरुष, तो जहाँ आपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो, यहाँ भी से का ही लोप होता है, मगर आपको ये अंतर अपने कारक चैप्टर में सीख के आना है कि आपादान तत्पुरुष और करण तत्पुरुष, मतलब करण कारक और आपादान कारक में क्या भेद होता है, क्योंकि दोनों की जो साइन होता है वो से ही होता है। अभी हमने पढ़ा था कि करण का साइन भी से है और यहाँ आपादान का साइन भी से है। तो आपको ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ये आपको अपने कारक चैप्टर में पढ़ना है। तो आपको पहले कारक चैप्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ से इन दोनों के डिफरेंस पता चलेगा, तभी आपको ये वाला इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा, वरना आप भेद में गलती भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर से दिखा और आपने करण कारक कर दिया तो फिर तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आपको वो डिफरेंस भी समझना पड़ेगा। तो आप वो डिफरेंस के लिए भी आप कोई वीडियो ब्राउज कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको कारक चैप्टर की भी वीडियो मिल जाएगी, इसलिए तो आप वहाँ से जाके इन दोनों के बीच का डिफरेंस सीख लीजिएगा। तो आपादान से भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ भी से का ही लोप होगा, तो धन प्लस हीन धनहीन। भय से भीत में भी से का लोप हो गया, भय प्लस भीत भयभीत। अब गुण से हीन से का लोप हो गया प्लस, तो गुण प्लस हीन गुणहीन।
तो इसमें वैसे देखिए ज़्यादातर तो सेम ही बनने, जैसे देश से निकाला में से का निकाला तो देश निकाला। तो वैसे यहाँ यही होता है कि हाँ से का लोप हो जाता है और हम इन दोनों को ही लिख देते हैं, धनहीन, भयभीत, गुणहीन। तो इनका जो समासपद बनता है वो इनसे ही बनता है। तो आप ऐसे भी एक अंदाजे के तौर पर लगा सकते हैं, मगर आपको इनके बीच का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आप वो भी ज़रूर सीखिएगा। अब अगला देखते हैं क्या है, संबंध तत्पुरुष। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ संबंध कारक की भक्ति का के की का लोप हो, जैसे गंगा का जल, तो यहाँ का लोप हो गया, गंगा प्लस जल गंगा जल। गृह स्वामी, ग्रह का स्वामी, अब हमने यहाँ का लोप करा, यहाँ प्लस का साइन लगाया तो गृह स्वामी। ग्रह और स्वामी को हम प्लस करेंगे तो गृह स्वामी बनेगा। ऐसी राज्य का नेता राज्य नेता, शिव का आलय शिवालय। तो यहाँ भी यही हो रहा है। तो आपको यहाँ का देखना है कि का जहाँ जा रहा हो वो सब किस में जाएंगे, संबंध तत्पुरुष में। अब एक ये हमारा 6th भेद हुआ, इसके बाद एक और भेद भी आएगा, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, जहाँ अधिकरण कारक की भक्ति में पर का लोप हो, जहाँ में और पर का लोप हो। पर के इसमें एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो एग्जाम्पल भी। जैसे दान में वीर, तो हमने में का लोप कर दिया, दान प्लस वीर दानवीर। ऐसे कार्य में कुशल, में का लोप हुआ, कार्य प्लस कुशल कार्य कुशल। ऐसी लोक में प्रिय, में का लोप हो गया, में मतलब कट गया और हमने प्लस का साइन लगा के क्या लिख दिया, लोकप्रिय। तो इसमें इसी तरीके से चलता है। तो होप्स आपका भी ये सारे पता चल रहे होंगे। मैं पर का भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे घोड़े पर सवार, तो पर का लोप हुआ और क्या बना, घुड़सवार। तो इसी तरीके से आप में और पर को ढूंढ के इसका भेद लिख सकते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए अब अपने लास्ट भेद को देखते हैं। तो देखिए लास्ट भेद क्या है, नग्य समास। जहाँ निषेध के अर्थ में ना, आ या अन का प्रयोग हो, जहाँ मतलब नेगेटिव दिखा रहा हो, निषेध कर रहा हो, वहाँ क्या होगा, नग्य समास। तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि ना न्याय, तो क्या बना, अन्याय। ना सफल, असफल। ना धर्म, अधर्म। और ना नीति। तो यहाँ आपको ना हमेशा मिलेगा, तो जहाँ भी आपको ऐसा ना लिखा हुआ दिखे तो वहाँ क्या होगा, ये वाला समास। तो होप्स आप ये भी अब समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब तक हमने पढ़े थे तत्पुरुष समास के भेद। अब आता है हमारा समास का। मैंने तत्पुरुष समास नहीं बोला, मैंने बोला है समास का भेद। तो ये हमारे समास का सेकंड भेद है, कर्मधारय समास। तो इसमें क्या होता है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान तथा उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। मतलब यही बोला गया है कि जहाँ विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब जैसे देखिए पहला पद पूर्व पद हुआ महान और उत्तर पद त्याग, फिर विशेषण हुआ आत्मा। देखिए महान हुआ विशेषण और आत्मा हुआ विशेषण। मतलब आत्मा कैसी है, महान है। आत्मा का विशेषण करा नहीं महान, तो इसी तरीके से ही क्या बना, महात्मा। और इसका अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा, महान है जो आत्मा। तो ऐसे ही आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि नीला है जो कंठ, तो उसका क्या होगा, नीलकंठ। या फिर
प्राण से बनी कुटी, तो क्या हुआ? प्राण कुटी। तो इसमें अगर हमें विशेषण विशेष्य देखना तो क्या होगा? कुटी होगा विशेष्य और प्रण होगा पूर्व पद। तो इसी तरीके से हम विशेषण विशेष्य को देखते हैं। अब हम देखेंगे उपमेय उपमान, इसी में दिया हुआ है उपमेय उपमान भी और विशेषण विशेष्य भी। तो हमने विशेषण विशेष्य देख लिया है, अब हम देखेंगे उपमेय उपमान। चलिए देखते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे उपमेय उपमान। इसमें क्या होता है? मुख और चंद्र, मतलब देखिए है तो सब बेसिकली वही, बस इसमें आपको विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान वाले चैप्टर आपको पता होने चाहिए, तो इनकी हेल्प से आप ये फाइंड कर पाएंगे। और बेसिकली आपको विग्रह दिया जाएगा मुख रूपी चंद्र, इसमें रूपी होता है या फिर के समान ज़रूर दिया होता है विग्रह में, जैसे कि लता रूपी दह या फिर कनक के समान लता। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ कहीं भी रूपी रूपिया के समान कहीं दिखाई दिया अगर आपको विग्रह में, तो आपको वहाँ क्या भेद लिख देना है? ये वाला कर्मधारय समास का। और अगर आपको विशेषण विशेष्य भी कहीं दिखते हैं, जैसे नीला है जो कमल, तो इसमें कमल का विशेषण है ना नीला, मतलब कमल कैसा? नीला है, तो नीला उसका विशेषण है ना। तो अगर आपको ऐसा कहीं दिखे तो भी वो कर्मधारय समास ही होगा। तो ये भी होप्स आपको अब समझ में आ गया। इसमें मैंने आपको बड़ी अच्छी पहचान दी है, रूपी 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 या फिर के समान। तो इसी तरीके से आप इजीली इसको ढूंढ पाएंगे कहीं भी। तो देखिए अब है हमारे सामने हमज समास का थर्ड भेद। क्या है ये? द्विगु समास। तो क्या होता है? इसमें पहला पद संख्यावाची होता है तथा किसी समूह विशेष्य का बोध कराता है। क्या बता रहे हैं कि इसमें पहला पद मतलब पूर्व पद, जिसका पूर्व पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है, मतलब न्यूमरल होता है, काउंटिंग वाला होता है, और ये किसी ग्रुप या फिर ये किसी समूह का बोध करवाता है, मतलब कई सारे लोगों का बोध करवाता है। तो वो क्या होगा? हमारा द्विगु समास। इसको आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, जैसे 100 वर्षों का समूह, तो यहाँ 100 आ गया, 8 आनों का समूह 8 आ गया, 7 ऐसी 4, पंच भी मतलब काउंटिंग में ही आ गए, 3, 9, 2, 4, 5। तो देखिए इन सब में काउंटिंग आपको इजीली दिख रही है। तो अगर जहाँ भी आपको ऐसी काउंटिंग दिखे आगे, तो वहाँ क्या होगा? द्विगु समास। और मान लीजिए आपको समस्त पद दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका विग्रह करो, मतलब इसको इस फॉर्म में लिखो, तो आप हमेशा ऐसे लिखेंगे का समूह बाद में। जैसे शताब्दी का 100 वर्षों का समूह, चौराहा का 4 राहों का समूह, हर में समूह आएगा, समूह का बोध करवाता है क्योंकि ये। तो इसी तरीके से आप ये भी कर पाएंगे। समूह नहीं तो आप समाहार भी लिख सकते हैं, कि जैसे द्विगु हो गया, जैसे ये खुद वर्ड हो गया द्विगु। अब द्विगु का मतलब क्या होता है? 2 गायों का समूह, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 गायों का समाहार। तो इस तरीके से न्यूमरल होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आता है हमारे समास का फोर्थ भेद, और ये क्या है? अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है? इसमें पहला शब्द प्रधान होता है और समास में जो शब्द बनता है वह अव्यय होता है। अव्यय आपने चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि उससे ही होगा। समस्त शब्द के अव्यय रूप में उपस्थित होने के कारण इस समास का नाम अव्ययी भाव पड़ा है। संस्कृत में अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण, जैसे भर पेट। तो इसमें क्या है? पहला पद जो है वो अव्यय है और दूसरा पद क्या है? विशेषण है।
ऐसे यथासंभव, यथास्थान, यथायोग्य आदि। लेकिन हिंदी समासों में इसके अपवाद स्वरूप पहला पद संज्ञा तथा विशेषण भी देखा गया है। जैसे हाथों हाथ, तो हाथ यहाँ संज्ञा है और जो हाथों है वो यहाँ विशेषण है। तो इसी तरीके से हर घड़ी, तो हर विशेषण है यहाँ। तो इसी तरीके से हाँ इसमें ये देखा जा सकता है। अब ये मैंने आपको यहाँ उदाहरण में दिए हैं, जैसे समुद्र प्रियात। तो इस शब्द को हम ना लिखे, हम क्या लिख सकते हैं, आसमुद्र। अब जन्म से लेकर, तो आजन्म, आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार, शक्ति के अनुसार, तो यथाशक्ति। इसी तरीके से सारे हमारे होते हैं। तो होप्स अब आप इनको भी इजीली फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है और समझाया भी गया है। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा, इस शीट को पूरी को एक बार दोबारा से। और अगर कोई डाउट आपको अभी तक आया है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए अब हमारे समास का आता है फिफ्थ भेद, और ये क्या है, द्वंद्व समास। यहाँ क्या होता है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पे दोनों पदों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का अर्थ दो या दो से अधिक वस्तुओं का युगम अर्थात जोड़ा होता है। मतलब यहाँ दो शब्दों का जोड़ा पेयर में होता है। और इन शब्दों के बीच में क्या आता है, और, या, तथा, या, अथवा। मतलब अगर आपको कहीं भी दो विग्रह में अगर आपको कहीं भी बीच में ये वाले चार शब्द दिख रहे हैं, और, या, तथा, या, अथवा, तो आप उसे सीधा द्वंद्व समास के भेद में लिख सकते हैं। और अगर हम इनका समस्त पद बनाते हैं तो हमेशा इसमें माइनस का, जो छोटे माइनस का जो चिन्ह होता है वो आता है। इसमें हमेशा और तो आएगा, तो और, ये, या, अथवा, ये सारे शब्द हटा के हमें बस इसके बीच में ये माइनस का साइन लगा देना होता है। तो इसी तरीके, तो बहुत इजी आपका भेद है, आप इजीली कर भी पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट भेद या फिर सिक्स्थ भेद जो समास का है वो क्या है, बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा पूर्व पद व उत्तर पद मिलाकर अपने पदों से अलग किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। क्या बोल रहे हैं कि जिस समास में दोनों खंड प्रधान न हो और समस्त पद अपने पदों से विभिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध करवाते हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इनका विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे आदि शब्द पाए जाते हैं। यहाँ भी कहा जा सकता है कि विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप भी होता है। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन सब की वैसे पहचान हर किसी में अलग तरीके से है, तो आप इन्हें इजीली फाइंड कर पाएंगे। मतलब हर किसी की पहचान बिल्कुल अलग है, हर किसी में बिल्कुल अलग अलग तरीके से जो कि है समस्त पद और विग्रह बताया गया है, तो आप इन्हें इजीली समझ पाएंगे। अब जैसे चक्रधर है, तो चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। ऐसे नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। या लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। तो जिसमें भी आपको ऐसे दिखे अर्थात या फिर आपको जहाँ भी दिखे जिसका, जिसके, जिसका, या फिर जो मैंने आपको शब्द बताया वाला, वाली, जिसकी, जिसमें, तो ये वाले शब्द आपको जहाँ भी दिखे तो आप उनमें क्या लिख सकते हैं, बहुव्रीहि समास विग्रह में।
तो चलिए मैंने इसके लिए आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल भी लिए हैं, वो उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए आपको ये सारे शब्द यहाँ दिख रहे होंगे, एग्जाम्पल्स हैं मतलब ये। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को आप जल्दी से पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए स्क्रीन और नीचे कर रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिए इन सबको। इसमें मैंने आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आप इन सबको ज़रूर पढ़िए। तो होप्स आपने पढ़ लिए होंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अपने आगे टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ आपके लिए सारे भेदों के कुछ एग्जाम्पल ये हैं, इनसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इनको भी आप ज़रूर पढ़िए। देखिए समस्पद पहली लाइन में दिया है, दूसरे में इनका विग्रह और तीसरे में इनका भेद दिए गए हैं। तो आप इन सबको एक बारी पढ़ लीजिए ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, और वीडियो को स्टॉप करके पढ़िएगा। और अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तब क्या था हमारे पास कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है आप वो पढ़िए, वीडियो को स्टॉप करके, जो भी आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है इमेज, आप पहले इसको पढ़िए वीडियो को स्टॉप करके, और फिर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। कर्मधारय समास विशेषण और विशेषत्व उपमेय और उपमान पदों से मिलकर बना होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है। कमल के समान नयन उपमेयोपान का कुत्सित है, जो मति विशेषण विशेषक ये कर्मधारय के उदाहरण है, क्योंकि इसमें उपमेयोपमान तथा विशेषण विशेषक का संबंध है। लेकिन बहुव्रीहि में ऐसा नहीं होता। बहुव्रीहि का विग्रह इस प्रकार होगा: कमल जैसे नैनों वाला अर्थात विष्णु, तथा कुत्सित मति है जिसकी अर्थात व्यक्ति विशेषण। इसी तरीके कुछ उदाहरण मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं, जैसे पीत विशेषण है जो अंबर, पीत है जो अंबर, तो वो क्या बना पीतांबर। और ये किसका एग्जाम्पल हुआ? कर्मधारय का। मगर हम इसको ऐसे बोलें, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो वो क्या बना? बहुव्रीहि समास। सो इसी तरीके से नीलकंठ भी हो सकता है, जैसे नीला है कंठ, तो वो हुआ कर्मधारय। और अगर हम ऐसे बोले नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो वो हुआ बहुव्रीहि समास का। ऐसी आपको एक महात्मा शब्द दिख रहा है, मैं आपको दो शब्द और बता देता हूँ, द्रव्य दृष्टि और मृगनयन। तो इन दोनों का भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से चलता है। तो आपको अगर ये दोनों शब्द भी कहीं दिखे तो इनके बीच में भी आप इसको किसी भी तरीके से विग्रह कर सकते हैं। अगर आपको ये शब्द दे दिए जाए और आपसे बोला जाए कि इन शब्दों का विग्रह करो, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक भेद की तरीके से इनका विग्रह कर सकते हो। और अगर पूछा जाए भेद भी लिखो, तो आप भेद में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि जो बहुव्रीहि में होता है उसमें ऐसे लिखा जाता है नीला है कंठ जिसका अर्थात करके, या फिर ब्रैकेट में। मगर इसमें क्या होता है? नीला है जो कंठ, मतलब कंठ कैसा है? नीला है। इसमें विशेषण विशेष्य के रूप से देखिए आप। तो इसी तरीके से आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो अब हम देखेंगे द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो जैसे कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें द्विगु और बहुव्रीहि दोनों समासों में अंतर्गत रखा जा सकता है।
दोनों में अंतर केवल इतना है कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा शेष पद उसका विशेष्य। लेकिन बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, त्रिलोचन, तीन लोचन का समाहार, तो ये क्या हुआ, द्विगु समास। लेकिन हम बोले तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव, तो वो क्या हुआ, बहुव्रीहि समास। ऐसे त्रिनेत्र का भी हो सकता है कि तीन नेत्र है, तीन नेत्रों का समूह, तो वो क्या हुआ, द्विगु समास। अगर का समूह या समाहार आ जाए तो वो द्विगु होगा, और अगर अर्थात शिव लिख के आ जाए या फिर आगे किसी का नाम या जिसका, या मैंने जैसे आपको बहुव्रीहि समास में बताया ही, अगर वैसा लिख के आ जाए तो बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे चतुर्भुज है, और अगर आपको इनका विग्रह करने के लिए बोल दिया जाए तो आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से विग्रह कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे चारपाई, त्रिनेत्र, तिरंगा, अष्टाध्यायी। तो इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल भी होते हैं। अगर आपको ये भी कहीं दिखे तो इनको भी आप किसी भी एक तरीके से विग्रह कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने आगे प्रोसीड करते हैं टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास है आपके लिए एक टेस्ट जिसमें कि मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समस्त पद का समास विग्रह करें। तो फर्स्ट है विद्यालय, सेकंड है गुणहीन, और थर्ड है भूखमरा। तो आपको क्या करना है इस टेस्ट में, जो कि आपके कमेंट बॉक्स होता है वीडियो का, तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स में, उसमें आपको अपने जो आंसर्स हैं वो टाइप करने हैं। और आगे आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके आंसर्स तो आपको दूंगा ही, और साथ में मैं आपको जिसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में करेक्ट होंगे, सही होंगे, उनके नेम्स मैं उस वीडियो में शो भी करूंगा और उनके आंसर भी शो करूंगा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और भी 2 क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए आप जिस भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, दिए गए समस्त पदों का भेद बताइए। तो आपको इन तीनों का भेद बताना है कि कौन सा भेद है। देन और आगे मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या है कि दिए गए समास विग्रह के लिए उचित भेद चुनिए। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको दिया गया है धर्म अथवा अधर्म। तो आपको कौन से समास का भेद है, 2 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है, मतलब कमेंट बॉक्स में टाइप करना है वो ऑप्शन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाथ के लिए कड़ी। तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिले हैं, जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर आपको टिक लगाना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देन आर वीडियो एंड्स है, हमारी वीडियो यही ख़त्म होती है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन गुड बाय एंड सी यू सून।